नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। 2021 का आधा साल भी तकरीबन कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। आर्थिक मोर्चे पर हम अभी भी ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से एक ओर वैक्सीनेशन अभियान, दूसरी लहर का कम होता असर और पटरी पर लौटता आम जनजीवन से उम्मीदें नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस तीसरी लहर के खतरे की ओर आगाह कर रहा है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर जो अपने साथ 250 से ज्यादा सहयोगी उद्योगों का संचालन करता है, उस रियल एस्टेट ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ज्यादा नुकसान को झेला। अभी भी उबरने की कोशिशें जारी हैं। अलग अलग निजी संस्थान अपनी रिपोर्ट्स के जरिए रियल्टी सेक्टर के हालातों को बयां करते रहे हैं। हालिया रिपोर्ट है proptiger.com की, जो बिक्री, नए लॉन्च और बिना बिके घरों को लेकर बीते तिमाही के आंकड़े पेश कर रही है। ये आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? मानसून सीजन जारी है और इसके ठीक बाद त्योहारी सीजन आने वाला है। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है? आगे रियल्टी सेक्टर में सुधार की संभावनाएं दिख रही हैं या फिर मुश्किलों का दौर जारी रहने वाला है? कोरोना काल में खुद को बनाए रखने के लिए डेवलपर्स किस तरह की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं? इन्हीं बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे आज के इस शो में। तो बने रहिए हमारे साथ। रियल्टी सेक्टर के टॉप एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ। उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं निरंजन हीरानंदानी, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। मनी रंगराजन है हमारे साथ, ग्रुप सीओओ, हाउसिंग, मकान और proptiger.com। और अमित गोयनका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमडी, नेसस फाइनेंस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मनी रंगराजन जी, आपके पास आएंगे। आपके अनुसार सालाना आधार पर न्यू सप्लाई में 74% और सेल में 16% की गिरावट है, तो वहीं अनसोल्ड इन्वेंट्री में 1% की बढ़ोतरी है। और क्या खास बातें निकल कर आई हैं आपकी क्यूटी रिपोर्ट में? Thank you, Deepak ji. So first thing is that अप्रैल और मई में सेल्स कंपेयर टू लास्ट ईयर काफी लो था, मगर मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवरी किया है जून में। एंड इफ ब्रॉडली इफ यू लुक एट द रिकवरी, मुंबई एंड पुणे ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। डिमांड वाज वेरी स्ट्रांग इन मुंबई एंड पुणे। एंड नॉर्थ में मार्केट नोएडा और गुड़गांव ने भी अच्छा किया सेल्स में। Hyderabad ने भी अच्छा किया। Hyderabad is a city where where supply has been controlled for a long time, but demand has always been there. इसलिए Hyderabad में सेल्स भी बढ़ा, लॉन्चेस भी अच्छा किया। और साउथ में बैंगलोर एंड चेन्नई में स्लो था क्योंकि वीकेंड्स में लॉकडाउन हुआ था एंड मेजॉरिटी ऑफ होम बाइंग हैपेंस इन द वीकेंड्स। दो तीन और इंटरेस्टिंग चीज है। एक है कि कंज्यूमर्स आर प्रेफरिंग लार्जर होम्स, सो सिंगल बेडरूम होम्स का डिमांड भी अच्छा है, मगर एज अ प्रोपोर्शन द डिमांड फॉर सिंगल बेडरूम होम्स इज कम डाउन। 2 बेडरूम का होम्स का डिमांड 45 to 50% वो इज एज स्टेबल, बट 3 बेडरूम होम्स एंड 3+ बेडरूम होम्स द डिमांड हैज इंक्रीज्ड। दूसरी बात यह है कि ये मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट्स लो है एंड कस्टमर्स अफोर्डेबिलिटी इज इंक्रीज, सो कंसिक्वेंटली वो लग्जरी प्रॉपर्टीज विच आर सेलिंग एट ग्रेटर देन 1 crore और 2 crores उसका डिमांड भी अच्छा है। दूसरी बात है। थर्ड इज दैट अबाउट 40% ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू बाय अ होम आर एक्चुअली पीपल हु आर लुकिंग टू अपग्रेड देयर होम्स। निरंजन सर, अगला सवाल मेरा आपके साथ होगा। proptiger की रिपोर्ट तो हमारे सामने है ही, इसके अलावा और भी दूसरे संस्थानों की क्यूटी रिपोर्ट्स में कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है। आंकड़े जरूर थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिख सकते हैं, लेकिन बेसिक सेंटीमेंट में कोरोना की दूसरी लहर का असर पूरी तरह से नजर आ रहा है। आप हजारों डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है हाउसिंग में बिक्री और न्यू लॉन्च के हालातों को देखते हुए? दीपक जी, बहुत खुशी होती है ये देख के कि लोग घर खरीदने को निकल आए। वो चाहते हैं कि वो घर खरीदें, अच्छे घर खरीदें। वो चाहते हैं कि सेफ्टी हो, ब्रांडेड जगह हो और उनके आसपास में सब सुविधाएं हो। रंगराजन जी ने जो बताया वो सही है कि लोग अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बड़े घर खरीदें, लेकिन ऐसे नहीं है कि अफोर्डेबल घर नहीं बिक रहे, वो भी बिक रहे। लेकिन जो पद्धति से पहले 3 बेडरूम और नहीं जाते थे, 2 बेडरूम से ऊपर नहीं बिकते थे, वो आज बिकने लगे और वो अपग्रेड होने के कारण भी बहुत बिक रहे। तो वैसे देखा जाए तो अफोर्डेबल घर बिक रहे हैं, बड़े घर भी बिक रहे हैं
अलग अलग बिक रहे हैं। और जो आपने रंगराजन साहब ने जो बताया कि जो शहरों के पेरिफेरल एरियाज में ज्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि वहां जो लेआउट्स हैं, टाउनशिप्स हैं या सुविधाएं हैं, अभी मेट्रो के सब पहुंच रहे हैं वहां, ऐसे सब जो सुविधाएं आ रही हैं उसके कारण काफी वहां माहौल बदल गया है। अमित गोयनका जी, आपके पास आएंगे। जानकारों और तमाम रिपोर्ट्स के सीधे दावे हैं कि कोरोना की पहली दूसरी लहर ने रियल्टी सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। फोरक्लोजर, हाउसिंग में स्ट्रेस सेल जैसे मसलों पर हमने प्रॉपर्टी प्लस में पहले भी चर्चा की है। लिहाजा सेल और न्यू लॉन्च को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, काफी हद तक तो इसकी आशंका पहले भी थी, लेकिन लिंक्डइन का एक डेटा थोड़ी राहत दे रहा है। वो ये कि भारत में हायरिंग रेट अप्रैल में 10% था, जो कि मई में बढ़कर 35% हो गया है, यानी नौकरियों के चांस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में हाउसिंग सेक्टर के सेंटिमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? दीपक जी, हाउसिंग सेंटिमेंट मुझे लगता है कि बीच में एक थोड़ा सा रुकाव जरूर आया था, क्योंकि हमने पहले तिमाही में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक देखा। जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने बहुत बढ़ोतरी देखी सेल्स की। कई सारी रिपोर्ट्स आई जहां पे हमने अनप्रेसिडेंटेड या ऐसे पहले कभी देखा नहीं उतनी ज्यादा बिक्री देखी। जो 5 साल में बिक्री नहीं देखी थी उतनी बिक्री हमने एक क्वार्टर, अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा हमने ऑप्टिमिज्म देखा। इसके चलते काफी सारे लॉन्चेस भी अनाउंस हुए, मगर अब ये जो अप्रैल मई का जो ठहराव आया, वहां पे सेंटिमेंटल डैमेज काफी रहा है। ये जो जॉब क्रिएशन है वो डेफिनेटली चलेगी। अगर हम देखें, फार्मास्यूटिकल है, कंज्यूमर गुड्स है, ई कॉमर्स है, सर्विस इंडस्ट्री है, वो वापस से अब उभर कर आना शुरू हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग सेक्टर में अभी भी थोड़ी सी अभी भी सचेत बना हुआ है, थोड़ा सा कॉशन बना हुआ है, मगर बाकी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा एक ऑप्टिमिज्म बनता दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट की तरफ और ग्रोथ की तरफ। इसके चलते अभी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी है, वर्क फ्रॉम होम भी आई थिंक कुछ हद तक चलता रहेगा, इसके लिए जो हाउसिंग डिमांड है वो बरकरार है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर अपने आरबीआई की रिपोर्ट देखें तो 24 महीनों का सबसे कम आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री इस समय देखी गई है, जो तकरीबन 7 लाख घर है। पिछले साल यही इन्वेंट्री 8.5 लाख घर थी। मतलब न्यू लॉन्चेस के अलावा बहुत ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री गई है। काफी हद तक ये जो है रेडी इन्वेंट्री की तरफ रुक रहा है। मनीष जी, कोरोना काल ने डेवलपर्स को काफी हाईटेक बना दिया है, लिहाजा प्रॉपटेक इंडस्ट्री में 2019 की बात करें या फिर 2020 में $550 मिलियन का इन्वेस्टमेंट देखा गया है। इंडिया में प्रॉपटेक इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा कि जो डेवलपर्स अभी भी टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी राह कैसी रहने वाली है? पहले लोग आते थे, सर्व करते थे, ब्राउज करते थे प्रॉपर्टीज को, और फिर वो साइट विजिट करते थे। लास्ट 2 इयर्स में हमने एक काफी बड़ा चेंज देखा, ये कि लोगों ने साइट विजिट कम किया। सो द एवरेज नंबर ऑफ साइट विजिट्स बिफोर पीपल बाय अ प्रॉपर्टी हैज कम डाउन बाय 30%। सो लोग ऑनलाइन जाते हैं, वीडियो कंटेंट देखते हैं, ड्रोन शूट्स देखते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी देखते हैं, और फिर साइट्स जाके क्लोज करते हैं। So those people who come to the site are very, very high intent buyers. That is one clear trend which is seen. So the future of real estate, even though online buying may not form like, let's say 50-60%, buying a home is not as easy as buying something or adding on to a shopping cart. Lot of the home buying journey online shift होने वाला है। निरंजन सर, क्रेडाई ने हाल ही में कहा था कि दूसरी लहर ने मुश्किलें बढ़ाई हैं, प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी है, लिहाजा भाव में 10% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ताजा हालातों को देखते हुए क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि घरों के भाव बढ़ने वाले हैं? चिंताजनक बात आपने कही दीपक जी, क्योंकि जो स्टील के भाव बढ़ गए वो डबल हो गया है, 2.5 गुना हो गया है। सीमेंट के भाव भी काफी बढ़ गए हैं। तो मेरे अंदाज से ओवरऑल इन्फ्लेशन के कारण घरों के दाम तो नक्की बढ़ने वाले हैं, और वो अफोर्डेबल सेगमेंट में शायद ज्यादा बढ़ेंगे। तो मेरे अंदाज से आज की तारीख में देखा जाए तो जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाली है, कम नहीं हो सकते। तो ये तो बात नक्की हो गया। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चल रही है, और ओवरऑल इकोनॉमी की रफ्तार अमित जी भी बता रहे थे एक दूसरे प्रोग्राम में कि वो काफी तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है।
तो वो शायद ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाए, 8-10% तक बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली घरों के दाम भी बढ़ेंगे, उनका डिमांड भी इंक्रीज होगा, और जितने भी रिटेन अभी अनसोल्ड स्टॉक है वो मेरे अंदाज से रेडी स्टॉक नहीं है, वो ज्यादातर आप देखा जाएगा तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेरे अंदाज से ये सब जो है आज के तारीख में, जो लगभग आज के तारीख में जो दाम में घर बिकते हैं वो शायद ज्यादा इनपुट्स, कम भाव के इनपुट्स थे, लेकिन जो फ्यूचर में हम घर बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन या ऑन कंस्ट्रक्शन लाइन में है या अब शुरुआत हो रही है, तो वहां तो मेरे अंदाज से नक्की भाव बढ़ने वाले हैं। 2, 4, 6, 8 महीने के अंदर ये आप देखेंगे कि भाव भी बढ़े। अमित जी, कोरोना काल में जो ब्रांडेड लिस्टेड प्लेयर्स के शेयर अगर आप देखिए तो वो सामान्य से बेहतर कर रहे हैं। जो नॉन लिस्टेड हैं लेकिन रिप्यूटेड ब्रांड हैं उन्होंने बढ़िया सेल भी की है, लेकिन जो नॉन सीरियस प्लेयर्स थे उन्हें मार्केट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब बड़ी समस्या इस बीच ये निकल कर आ रही है कि भारी मात्रा में प्रोजेक्ट पहले से अटके हुए थे फिर अटकते हुए दिख रहे हैं। स्वामी फंड का दायरा बढ़ाने की बात काफी पहले से की जा रही है। फंड एक अलग मसला है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए उनमें सही बिल्डर की एंट्री बहुत जरूरी है। क्या सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता हो सकता है इस बीच अटक रहे प्रोजेक्ट्स को ना अटकने देने के लिए, और अगर अटक भी गए हैं तो उनको पूरा करने के लिए? ये बहुत अहम सवाल है दीपक जी, और इसका मुझे लगता है कि कोई आसान जवाब नहीं है। शायद निरंजन सर जो है वो उसको राष्ट्र स्तर पर कोई जवाब ढूंढ लाएं, केंद्रीय मंत्री से मिलकर या स्टेट मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके, क्योंकि ये एक सोशल प्रॉब्लम हो गई है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं रही। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो तो पैसे से हल की जा सकती थी, जहाँ पे मार्जिन है, जहाँ पे पैसे बाहर नहीं हुए हैं, जहाँ पे धोखाधड़ी नहीं हुई है, और कोई जेन्युइन कारण से अगर प्रोजेक्ट अटका है, चाहे वो अप्रूवल के बतौर या कोई इनकेपेबिलिटी ऑफ डेवलपर के बतौर की उनकी खुद की कोई पर्सनल ऐसी हालात हुई हो जिसकी वजह से वो आगे काम नहीं कर पा रहे, तो उसके तो हल है हमारे पास। मगर ये जो उसके बाहर की जो चुनौतियां हैं कि जहाँ पे वो सारा पैसा बाहर हो चुका है या उस तरीके से माल बेचा गया है जब कभी प्रॉफिट ही नहीं था, तो उसके लिए हमको एक सोशल इम्पैक्ट की तरीके से उसको डील करना होगा। उसका कोई आर्थिक सुझाव नहीं दे सकते। कुछ हद तक ये भी देखा गया है कि जैसे मुंबई में सेल्फ रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, जहाँ पे होम बायर्स या सोसाइटी मेंबर्स या टेनेंट्स खुद मिलकर इसको खत्म करें प्रोजेक्ट को। हमने एक एनसीएल की मैटर में भी देखा गया है 3C में, जहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कंपनी और वो प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है, होम बायर्स ने मिलकर अब उसको खत्म करने की रणनीति बनाई है और अब खुद पैसा डाल के बचा हुआ वो प्रोजेक्ट खत्म करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो एक सेल्फ रीडेवलपमेंट या जो ऑक्यूपायर्स बायर्स का जो एक मोर्चा बनाकर और उनको अगर एम्पावर किया जाए कि आप खत्म करें और इसमें जो भी बनता है वो आप रख लें, मगर वो फाइनेंशियल या टेक्निकल सोल्यूशन है। मगर ये जो लीगल सोल्यूशन है या जो मार्जिन इरोजन का प्रॉब्लम है वो फिर एक लीगल प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल, यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय निवेशक दुबई में निवेश कर रहे हैं। क्या दुबई में निवेश करना वाकई इतना फायदेमंद है या फिर इंडिया में, भारत में निवेश करना प्रॉपर्टी मार्केट में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में चर्चा जारी है और हम बात कर रहे हैं कि बीता तिमाही किस तरह का रहा है रियल एस्टेट मार्केट के लिए, बिक्री कैसी रही, न्यू लॉन्चेस कैसे रहे और आने वाला जो समय है वो रियल एस्टेट मार्केट के लिए किस तरह से बेहतर हो सकता है। तीसरी लहर के बीच में रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से बढ़ोतरी दिखाएगा, किस तरह से बिक्री बढ़ेगी या फिर न्यू लॉन्चेस की क्या हालात रहेगी, इन्हीं पर चर्चा जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनी जी, जो लोग प्रॉपर्टी को निवेश के तौर पर देख रहे हैं उनके लिए मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, खासकर कमर्शियल मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्स किया है इस पहली और दूसरी लहर के बीच? अभी तो आप कमर्शियल मार्केट्स आप देखें तो वो सप्लाई बढ़ चुका है। सप्लाई में ईयर ओवर ईयर बेसिस में आप अप्रैल टू जून देखें तो अबाउट 70% सप्लाई ज्यादा है और अब्सॉर्प्शन भी अच्छा हो रहा है। सो अप्रैल में जून में अबाउट 30% ईयर ओवर ईयर वो इंक्रीज इन अब्सॉर्प्शन हुआ है। देखिए तो इंडिया तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में और एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया में काफी ज्यादा जॉब्स मिलेगा। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कमर्शियल स्पेस में भी आ रहा है
3 रीट पब्लिक में लिस्ट हो चुका है और वो रीट परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो ज्यादा रीट होगा इकोनॉमी में। और दूसरी तरफ में जो सेक्टर्स, नया सेक्टर्स है, आप देखिए तो वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो डेटा सेंटर्स। तो जो सनराइज इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर जैसा हो रहा है इंडिया में, उसमें भी डिमांड बढ़ेगा। So commercial space also I think is going to be fairly healthy, and also I want to mention co-working भी वो grow होगा in the future। निरंजन सर, सेल के लिहाज से देश भर में हर साल सेकेंड हाफ से ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। पिछली बार तो स्टैंप ड्यूटी छूट ने काफी मदद की बिक्री में, हमने रिकॉर्ड हाउसिंग सेल भी देखी। इस बार दूसरी लहर में कोई खास राहत देखने को नहीं मिली है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार सरकार से, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम नरेटको के द्वारा और क्रेडाई के द्वारा सरकार से मांग की है कि वो स्टैंप ड्यूटी के फुल राहत दें जैसे वो 2020 में किया था, और हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ राहत जरूर देंगे, क्योंकि राहत देने के बाद कलेक्शन तो बढ़ गए, ओवरऑल सेल बढ़ गया, उसके जो सेकेंडरी इफेक्ट है जीएसटी कलेक्शन बढ़ गए, लोगों को जो बैंकों के पैसे देने थे वो दे दिए, जो इक्विटी फंड्स वगैरह इन्वेस्टमेंट किए थे जैसे अमित जी ने अभी बताया, उनके भी पैसे मिल गए वापस। तो मेरे अंदाज से पूरे जो रोटेशन चल रहा था, जो चक्कर चल रहा था, वो फिर शुरुआत हो गई थी ये स्टैंप ड्यूटी कम करने पर। तो ये फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये सरकार फिर दोबारा ये काम करेगी और उसके हिसाब से और बढ़ोतरी हो सकती। नहीं भी आए तो भी सेल होने वाला है, लेकिन वो आ जाए तो मेरे अंदाज से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है, जहां आप मनी साहब जो आएंगे दोबारा तो बताएंगे कि आप 50%, 100% और भी बढ़ गया है सेल। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आगे अच्छे दिन लग रहे हैं रियल एस्टेट के लिए, और लोगों की जरूरत भी बढ़ गई है। लोग वर्क फ्रॉम है और छोटे घरों में कंटाल गए हैं रहने से, और उनको वो उम्मीद रखते हैं कि बड़े घर लें, अच्छे घर लें और करें, और उनकी कैपेसिटी अब बढ़ गई क्योंकि दूसरे चीजों में कुछ खर्चा हुआ ही नहीं 2020 में, और कोई हॉलिडे, छुट्टी, वेकेशन वो नहीं है, तो वो सब सेविंग हो गई पूरे फैमिली की। तो ये सब वो घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज के तारीख में देखिए स्टैंप ड्यूटी, ब्याज देखिए, हम आपको बताएंगे कि ये 7% से कम ब्याज हिस्टोरिकली लोएस्ट से लोएस्ट रहा है, और ये हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन आज 5% है। तो आप रियल जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो सिर्फ 2% है, और आप 15 साल 20 साल के लोन जो मिल रही है मेरे अंदाज से, और इनकम टैक्स का जो रिबेट मिल रहा है, उसके कारण इन्वेस्टमेंट घरों में होने वाली है और होगी, और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे वाले दिन में रियल एस्टेट में बढ़ोतरी जरूर होगी। अमित जी, भारतीय निवेशकों ने दुबई में 6 बिलियन दिरहम इन्वेस्ट किया है। क्या भारतीय एलीट क्लास भारत के मुकाबले दुबई में निवेश को ज्यादा बेहतर मान रहा है? क्या बड़ी वजह देख रहे हैं आप दुबई में रियल एस्टेट में निवेश करने को लेकर? देखिए, दुबई में इन्वेस्टमेंट का जो एक मुहिम रहा है रेंटल यील्ड को लेकर, वो आज नया नहीं है, बहुत पुराना है। और एलआरएस स्कीम जब से अलाउ हुई कि आप जाके घर ले सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो सबसे क्लोजेस्ट मार्केट जो रहा है इंटरनेशनल मार्केट वो दुबई ही रहा है, तो आसान हो गया है। प्लस दुबई गवर्नमेंट ने काफी सारी योजनाएं निकाली कि आप 100% ओनरशिप में ले सकते हैं, आप लाइफ लॉन्ग वीजा ले सकते हैं, 90-99 साल का वीजा ले सकते हैं। तो काफी सारी वहाँ पे रेगुलेटरी रिलैक्सेशन के चलते वहाँ पे घर लेना थोड़ा सा आसान होता गया है कुछ सालों में, और इंटरेस्ट रेट तो खैर वहाँ पे कम है ही है, मगर मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई रियल रिटर्न है दीपक जी, बिकॉज हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ की जो एक्चुअल इकोनॉमिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा उम्दी नहीं है। जो बिजनेस एक्टिविटी देखा जाए तो ज्यादा करके वो टूरिज्म और रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कुछ सेक्टर्स पर टिकी हुई होती है। अब क्योंकि वहाँ पे डिमांड पैरामीटर्स उतने नहीं है और इंटरनेशनल टूरिज्म कम हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी इसके लिए हालात वैसे कम हुए हैं। उसके चलते प्राइस में गिरावट भी बहुत आई दुबई में, तो अट्रैक्टिव लगने लगा। कई लोगों ने वहां पे स्कीम्स चला रखी कि यहाँ आपको 5, 6, 7, 8% तक की रेंटल यील्ड आपको उपलब्ध कराएं ताकि माल बिक सके। उस लालच में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है कि यहाँ पे इतनी यील्ड नहीं मिल पाती,
इंडियन रियल एस्टेट में शायद 2%, 2.5% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता, जहां आपको 7% की आपकी बोरोइंग कॉस्ट है। यहाँ पे 4% बोरोइंग कॉस्ट के सामने आपको 6 से 7% रिटर्न का वायदा दिया जाता है, मगर वो शॉर्ट टर्म मेजर है क्योंकि वहां पे सस्टेनेबिलिटी अब थोड़ी सी कम है उस टाइप के रिटर्न की। काफी सारे लोग वापस भी आ रहे हैं, घर वापसी हो रही है काफी लोगों की। इनफैक्ट एक्सपो 2020 पर बहुत ज्यादा उम्मीद टिकी हुई थी, जिसके चलते काफी घर बिके, लोगों ने प्राइस गिरा के काफी ज्यादा वहां पे माल बेचने की चेष्टा की है। पर मुझे ये सस्टेनेबल प्लान नहीं लगता क्योंकि फंडामेंटल्स अभी उतने स्ट्रांग नहीं है उस रीजन के। तो मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया में फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, इंडियन मार्केट ज्यादा पुख्ता है, इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटर्न्स के लिए ज्यादा स्टेबल है। वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग हुई है क्योंकि दाम गिरे हैं और शॉर्ट टर्म यील्ड का वायदा दिया गया है, बट मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। बिल्कुल अमित जी, यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो दूसरी लहर का असर घटने लगा है, नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने डेवलपर्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, लिहाजा प्रॉपटेक का एक बड़ा मार्केट नजर आ रहा है। स्टील सीमेंट के भाव में इजाफा हुआ है, लिहाजा घरों के भाव बढ़ने तय हैं। कमर्शियल सेगमेंट लॉन्ग टर्म में बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। डेवलपर्स की ओर से स्टैम्प ड्यूटी के छूट की मांग दोबारा की जा रही है ताकि सेल को सपोर्ट मिले। बड़ी बात, भारत के मुकाबले एलीट क्लास दुबई में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ निरंजन सर, मनी जी और अमित गोयनका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए।